देखने को नजर आ सकता है। चलिए लौटता हूं आप लोगों के पास कुछ और बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए, लेकिन अब इस समय हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह सर जुड़ते हुए। नीलेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। नीलेश सर इस समय फोन लाइन पे जुड़ पा रहे हैं, पर ठीक है, जरूरी है उनके व्यूज जानना। नीलेश सर, ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है, जब हफ्ते की शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो फेड की मीट, उसका आउटकम, पहले सब कह रहे थे 50 से 75, बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया, 75 से सब 100 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो डिबेट छिड़ा हुआ है। और उस मीट से पहले सबको पता है कि सेंट्रल बैंक एग्रेसिव होता हुआ शायद वहां का नजर आएगा। ये हमें डर लग रहा है आउटकम का, ये बाजार डर नहीं रहा है, कैसे रीड करूं इसको? बाजार इस वक्त फ्लो के ऊपर चल रहा है, एंड फ्लो वाइज अगर बायर्स एग्रेसिव रहेंगे सेलर से तो मार्केट सपोर्टेड रहता है। लेकिन फंडामेंटली अगर कहे तो हम अपनी जगह पे अपने एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर है, मे बी मार्जिनल प्रीमियम। हमारी 10 साल की एवरेज पी तकरीबन 18.5 के आसपास है। आज हम 19.5 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो दुनिया की मार्केट्स है वो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी नीचे ट्रेड हो रही है, तो उनके सामने हम महंगे लगते हैं, अपनी एवरेज वैल्यूएशन के सामने नॉर्मल लगते हैं। और इसी कश्मकश में जिस दिन पैसा आता है मार्केट सपोर्टेड रहता है, जिस दिन मार्केट इन्वेस्टर को लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है मार्केट, तब मार्केट गिरता है। ये ठीक है, ये फ्लोज, अब ये हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जब ग्लोबल क्यूज खराब थे, हिंदुस्तान का बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है, हम रेजिलिएंट हैं, वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल था, हम रेजिलिएंट थे। ये रेजिलियंस के पीछे हिंदुस्तान की कोई खास कारण क्या नीलेश सर? क्यों हम रेजिलिएंट नजर आते हैं? कुछ खास है क्या हमारी अर्थव्यवस्था में जो आसपास नजर नहीं आ रहा लोगों को, गोरों को? 2014 में हम दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, आज 5th लार्जेस्ट हुए हैं और 2030 तक 3rd लार्जेस्ट होने की उम्मीद है। इस प्रकार की तेज जो गति है अर्थव्यवस्था की, वह निवेशकों को भारत के प्रति निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे कह सकते हैं कि हम एक ओएसिस इन द डेजर्ट है। बाकी दुनिया में इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी वीक हो रहे हैं और हम ऑयल के दाम ट्रिपल डिजिट में थे तब भी उसे सहन करके आगे बढ़ रहे थे, और अब जब डबल डिजिट में आ गए हैं तो उम्मीद है कि हमारी ग्रोथ की रफ्तार और तेज होगी। तो बाकी लोग बहुत नीचे हैं और इसलिए हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। नीलेश, एक और चीज, अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के इन महीनों को देखें तो एफआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो हुआ। उस स्ट्रॉन्ग फ्लो का कारण क्या था? मतलब लिक्विडिटी जब भारत की तरफ आ रही थी और जब यूएस में, उस वक्त भी उस लिक्विडिटी को आभास था कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो किस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। बट आपको क्या लगता है, यूएस में जिस प्रकार से अगर आप देखें इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री है और जिस रेट हाई की क्वांटम की बात हो रही है, ऐसे में क्या ये जुलाई और अगस्त और सितंबर में जो लिक्विडिटी भारत को चेज कर रही थी वो क्या अगेन ड्राई हो सकती है या फिर रिवर्स हो सकती है? इस पर आपका व्यू? अक्टूबर 21 से देखे जून 22 तक एफपीआईज ने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा। मोटा मोटा वो माल उन्होंने इसलिए बेचा, जैसे मैंने पहले बताया, और देशों के सामने भारत वैल्यूएशन वाइज महंगा लगता था। दूसरा, भारत में प्रॉफिट था। पिछले 8 सालों में हमने इमर्जिंग मार्केट से 4 गुना रिटर्न दिया है। पिछले 12 सालों में हमने इमर्जिंग मार्केट से 6 गुना रिटर्न दिया है। पिछले 20 सालों में हमने इमर्जिंग मार्केट से 1.5 गुना रिटर्न दिया है। तो यहीं पे प्रॉफिट था, बाकी किसी मार्केट में तो प्रॉफिट था नहीं। और तीसरा, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जितने एफपीआई बेच रहे थे हम ले रहे थे, तो यहाँ पे एग्जिट थी। ये तकरीबन 8-9 महीने एफपीआई ने किया और फिर उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ कि दुनिया की इमर्जिंग मार्केट में एंट्री इजी है, एग्जिट डिफिकल्ट है। भारत एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एग्जिट
इजी है और एंट्री डिफिकल्ट है। अब उन्हें लगा कि हम ये जो प्रॉफिटेबल मार्केट है वहां से क्यों बेचें। बाकी मार्केट के सामने भारत की ग्रोथ स्टोरी अच्छी लगती है, वैल्यूएशन दूसरों के सामने महंगे हैं, बट सोना सोने की कीमत पे ही ट्रेड होगा, पित्तल पे तो नहीं ट्रेड होगा। तो अब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तो खरीदने लगे, एंड उस वजह से जुलाई अगस्त में उनकी बाइंग हमने देखी, और जितनी छोटी सी भी बाइंग की मार्केट ऊपर आ गया। तो एक कश्मकश है विदेशी निवेशकों में। शॉर्ट टर्म में भारत, 1 साल में भारत एक्सपेंसिव लगता है, 5 साल में सबसे सस्ता लगता है, तो करे तो क्या करे। अच्छा नीलेश जी, ये पेन और आई थिंक यूएस का जो पेन था, आई मीन यूएस मार्केट्स और हम प्राइस वाइज अगर आप देखें पिछले 3 महीने में बहुत, अगर आप देखें डिफरेंस क्रिएट हो गया है उनकी प्राइस परफॉर्मेंस और हमारी प्राइस परफॉर्मेंस में। लेकिन निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा पेन में, और मैं जब से इस वक्त जब आपसे बात भी कर रहा हूँ सर, आप यकीन मानिए हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है। अभी क्या आईटी से दूर रहें और सिवियर डाउनसाइड खुल सकता है, आपका मानना है यहाँ पर आईटी को लेकर? 2000 से 2010 का समयकाल देखे तो भारतीय मार्केट ने अमेरिकन मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। 2010 से 2020 के दशक में अमेरिकन मार्केट ने भारतीय मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। हो सकता है 2020 से 2030 में वापस इतिहास रिपीट हो जाए और भारतीय मार्केट अमेरिकन मार्केट को आउट परफॉर्म करे। तो हमारा जो डाइवर्जेंस अमेरिकन मार्केट से चल रहा है वो हमारी इकोनॉमी के तहत है। पिछले 12 महीनों से भारतीय महंगाई का दर अमेरिकन महंगाई के दर से नीचे है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो उनकी मार्केट उनकी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है, हमारी मार्केट अपनी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है। रही बात आईटी सेक्टर की, तो उसमें पहले ग्रोथ की उम्मीद 10-15% यूएस डॉलर टर्म्स में थी। अब ग्रोथ की उम्मीद 8 से 10% हो गई है। तो ये ग्रोथ एडजस्टमेंट प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमें लगता है यहाँ से आने वाले 6 आईटी सेक्टर में अक्यूमुलेशन करने का मौका मिलेगा। आपको धीरे धीरे आईटी क्षेत्र में पोजीशन बिल्ड करनी है। जैसे प्राइस में 8 से लास्ट के में निवेश करना उचित रहेगा। थोड़ी ऑडियो में दिक्कत। नीलेश सर, वो एक एनएफओ आया था कोटक बिजनेस साइकिल, सुना है बड़ा अच्छा रिस्पांस गार्नर करता हुआ। कैसा रहा उसका रिस्पांस, और अब डिप्लॉय कैसे करना है, कहां करना है, उसकी क्या तैयारी कर रहे हो आप लोग? किस की थीम पे बेट कर रहे हो? कौन कौन सी की थीम्स हैं जो आप लोग को पसंद आ रही हैं? कोटक बिजनेस साइकिल फंड का हमारा एनएफओ ओपन है। हाँ। 21 तारीख को वो क्लोज होगा। अच्छा। ये एक फंड है जिसमें फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिप्शन रहेगा। जो सेक्टर उसे अच्छे लगे उसमें वो निवेश कर पाएगा। जिस सेक्टर में साइकिल बिजनेस की फेवरेबल होगी वहां पे हम निवेश करेंगे, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। इस फंड के प्रति निवेशकों का उत्साह काफी अच्छा है, एंड हम इस फंड में अगर आज की तारीख में निवेश करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे केमिकल हुआ, सीमेंट हुआ, इस प्रकार के क्षेत्र में निवेश करेंगे। इस प्रकार की मार्केट में तकरीबन 60 से 65% लार्ज कैप में रखेंगे, 30 से 35% स्मॉल एंड मिड कैप में रखेंगे। इंटरेस्टिंग। चलिए, बेस्ट विशेस उस ऑफरिंग के लिए। नीलेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और थैंक यू। बहुत बढ़िया। आधे % के उछाल के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ ऑलमोस्ट 100 अंक ऊपर। बढ़िया सेशन पैन आउट हो रहा है अब तक का। आशीष जी, ये मोमेंटम में मन कर रहा है कि कैरी करने का? वैसे आउटकम तो आना है वेडनेसडे को। यहां से निफ्टी की चाल आप आगे कैसी देख रहे हो? ये दिवाली तक कहां जाएगा निफ्टी? ऐसा कुछ पूछते होंगे सब आपसे।